मदन रहते थे। दोनों अच्छे परिवार से थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग थे और दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। कमल का रंग गोरा था और वो काफी स्मार्ट भी था। इस चीज का उसके अंदर बहुत घमंड था। वहीं मदन का रंग सांवला था। वो दिल का नेक और काफी ईमानदार लड़का था। दोनों ही अपनी माँ को बहुत प्यार करते थे और अब दोनों की उम्र शादी लायक हो जाती है। एक दिन उनकी माँ को उन दोनों की शादी का ख्याल आता है और वो उन दोनों से बात करती है और बोलती है, कमल, मदन, अब तुम दोनों बड़े हो गए हो। मुझे लगता है अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए और मैंने तुम दोनों के लिए लड़कियां भी ढूंढ ली हैं। अरे माँ, मुझे तो मेरे जैसी ही लड़की चाहिए, जो दिखने में सुंदर और गोरी हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अपने बेटे के लिए सुंदर सी ही बहू लाऊंगी। माँ, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। आप जो भी लड़की पसंद करेंगी मैं उसी से शादी कर लूंगा, पर अभी मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस जाना है। इतना कहकर कमल और मदन दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद सुषमा अपने दोनों बेटों की शादी करा देती है। कमल की पत्नी अंजलि सुंदर और अमीर थी, वहीं मदन की पत्नी नैना काली और सुशील थी। लेकिन सुषमा को सिर्फ गोरे और सुंदर लोग ही पसंद थे, इसलिए सुषमा अपनी बहू अंजलि से बहुत प्यार से बात करती थी, लेकिन नैना से नफरत करती थी क्योंकि वो काली थी। एक दिन अंजलि अपनी देवरानी नैना से बोलती है, नैना, तुम घर का सारा काम कर लेना, मैं पार्लर जा रही हूँ। मेरी स्किन बहुत खराब हो गई है और मैं नहीं चाहती कि इसका मेरी सुंदरता पर थोड़ा सा भी असर हो। अब तुम तो काली हो, तुम्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं अपनी स्किन को खराब नहीं होने दे सकती। ठीक है दीदी, आप जाओ, मैं घर का सारा काम संभाल लूंगी। अंजलि इतना बोलकर वहां से चली जाती है और नैना घर का सारा काम करने लगती है। तभी उसकी सास नैना को आवाज लगाती है, अरे नैना बहू, इतना समय हो गया, आज खाना मिलेगा या भूखा ही मारेगी हम लोगों को? जी माँ जी, अभी लाती हूँ। थोड़ी देर बाद नैना सबके लिए खाना लेकर जाती है। जैसे ही सुषमा खाना खाती है तभी वो गुस्से से चिल्लाती है, छी 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 छी, अरे नैना, कितना गंदा खाना बनाया है। मेरा तो मन ही खराब हो गया ये खाना खाकर। अरे क्या हुआ माँ जी, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? ऐसे ना बोलूं तो कैसे बोलूं, खाने में कितना नमक और मिर्च भरी हुई है। ऐसा खाना तो मैं गली के कुत्तों को भी ना खिलाऊं। चल जा यहाँ से और ये खाना गली के कुत्तों को जाकर खिला दे। पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। बेचारी नैना सास की जली कटी बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए वहां से चली जाती है और दोबारा खाना बनाकर लाती है और खिलाती है। उसके बाद घर का सारा काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। शाम को जब मदन आता है तो वो नैना को रोता हुआ देख उससे पूछता है, अरे नैना, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं मदन जी, बस मम्मी पापा की याद आ रही थी। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? उनकी याद आ रही है तो उनसे मिलने चली जाओ। अगर मैं मम्मी पापा के पास चली गई तो यहाँ घर कौन संभालेगा? तुम परेशान मत हो अंजलि, भाभी है ना, वो संभाल लेगी 2-3 दिनों के लिए घर। नैना और मदन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। इतने में ही उनकी ये बातें अंजलि सुन लेती है और घर में हंगामा मचा देती है और चिल्लाते हुए घर में सबको बुला लेती है। मम्मी जी, कमल जी, कहाँ हैं आप लोग? अब बस बहुत हो गया, मैं नहीं रह सकती हूँ इस घर में। अंजलि की आवाज सुनकर सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और सुषमा उससे पूछती है, अरे मेरी प्यारी बहू, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो इतना? देखो ना मम्मी जी, देवर जी अपनी हीरोइन से बोलते हैं कि तुम अपने मायके चली जाओ और यहाँ का सारा काम नौकरानी की तरह मैं करूंगी। मुझे तो यहाँ नौकर बनाकर लाया गया है। अरे अंजलि भाभी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। बस बस देवर जी, रहने दो, बहुत हो गया। कमल जी आप सुन लीजिए, मैं इस घर में अब एक पल भी नहीं रह सकती, मुझे अभी के अभी इस घर से जाना है। अंजलि बहू, ऐसे मत बोलो, ये तो है ही गवार, ऊपर से जब से ये कल्लो इसे मिली है तब से इसका दिमाग पता नहीं कहाँ चला गया। घर में लड़ाई हो जाती है। सुषमा जैसे तैसे करके अपनी बहू अंजलि को जाने से रोक लेती है और सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। धीरे धीरे अंजलि और सुषमा का अत्याचार नैना पर बढ़ता ही जा रहा था। घर का सारा काम करने के बाद भी सुषमा और अंजलि उसके साथ मारपीट करते थे। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं। सुषमा की दोनों बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
एक दिन सुषमा बाजार जा रही थी, तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे सुषमा का एक पैर टूट जाता है, जिसकी वजह से वो चल फिर नहीं सकती थी। एक दिन आधी रात को सुषमा को प्यास लगती है। वो अपनी बहू अंजलि को आवाज लगाती है, बेटा अंजलि, एक गिलास पानी दे दे, बहुत जोर से प्यास लग रही है। अरे बुढ़िया, इतनी रात हो रही है, तुझे चैन नहीं है? जब देखो तब कुछ न कुछ मांगती रहती है, परेशान कर दिया है। पता नहीं नैना तेरे ये अत्याचार कैसे झेल लेती है। उसकी जगह मैं होती तो तुझे कब का धक्के मारकर बाहर निकाल दिया होता। अंजलि के मुंह से ये बात सुनकर सुषमा को बहुत बड़ा झटका लगता है। वहीं दूसरी तरफ सुषमा की आवाज सुनकर नैना उसके लिए पानी लेकर जाती है और अपनी सास को पानी पिलाती है। नैना उसकी इतनी सेवा कर रही है, ये देखकर सुषमा को खुद पर बहुत गुस्सा आता है और वो रोते हुए नैना से कहती है, नैना बेटा, मुझे माफ कर देना, मैंने सिर्फ तेरे रंग की वजह से तुझसे नफरत की। मैंने सिर्फ तेरे रंग को देखा, तेरे अंदर की सुंदरता को तो देख ही नहीं पाई। मैं तुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दे। अरे माँ जी, कैसी बात कर रही हैं? आप मेरी माँ हो और माँ अपने बच्चों से हाथ जोड़कर माफी नहीं मांगती, उनके हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। नैना अपनी सास को माफ कर देती है। दोनों अब बहुत प्यार से रहने लगती हैं। ये सब अंजलि बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो अपने पति के साथ वो घर छोड़कर चली जाती है। उसके बाद उस घर में वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। रोशनलाल के बचपन के मित्र को हार्ट अटैक आ जाता है। रोशनलाल हॉस्पिटल पहुंचता है। अरे राम नारायण, देखना तू जल्दी ही ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर, अभी शतरंज की बाजी में तुझे हराना बाकी है। रोशनलाल, अब मैं नहीं बचूंगा दोस्त, मेरी बेटी काजल का क्या होगा? मेरे बिना किसके सहारे रहेगी? रोशन, मुझे वादा कर, तू अच्छा रिश्ता ढूंढकर मेरी काजल की शादी करवाएगा। पिताजी, आप ठीक हो जाओगे। राम नारायण मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ काजल की शादी मैं अपने छोटे बेटे अखिल से करवाऊंगा। अब तू आराम कर। राम नारायण, क्या हुआ? आंखें खोल दोस्त। डॉक्टर, पिताजी आंखें नहीं खोल रहे, कुछ कीजिए डॉक्टर। सॉरी, ही इज नो मोर। पिताजी नहीं, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा बेटी, मत रो। राम नारायण की जिंदगी का सफर शायद यहीं तक था। काजल बेसहारा हो गई थी। काजल अपने काले रंग के लिए पहले ही लोगों के तानों से परेशान थी, पर पिता का साथ उसे हिम्मत देता था। उनके जाने के बाद अब ये दुखों का पहाड़ काजल पर टूट गया था। रोशनलाल काजल को अपने घर ले आता है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हम अपने अखिल की शादी इस काली लड़की से कर दें? एक बहू गोरी और एक बहू काली। शोभा, मैंने अपने दोस्त को जुबान दी थी, काजल मेरी जिम्मेदारी रहेगी और मेरा यही फैसला है कि अखिल और काजल की 2 दिन बाद शादी होगी। जब ये बात अखिल को पता चलती है तो वो भी इस शादी से इनकार कर देता है। पिताजी, मैं एक काली लड़की को अपना जीवन साथी नहीं बना सकता। तो ठीक है, फिर जायदाद में से एक फूटी कौड़ी मैं तेरे नाम नहीं करूंगा। जहां जाना है चला जा। अखिल गुस्से में अपने कमरे में आ जाता है। तभी, अरे देवर जी, कौन कह रहा है आप शादी के बाद इस लड़की को अपनाओ? एक बार शादी हो जाए, उसके बाद किसी आसान तरीके से रास्ते का कांटा साफ कर देंगे। अभी पिताजी गुस्से में है, अगर जायदाद में से बेदखल कर दिया तो हाथ में कुछ नहीं आएगा। शादी के लिए हाँ कह दो। अनीता घर की बड़ी बहू थी, इसलिए अपने गोरे रंग रूप पर इतराती थी। अखिल अनीता की चालाकी भरी बातों को समझ जाता है और 2 दिन बाद अखिल और काजल की शादी हो जाती है। एक सुबह, माँ जी, ये आपके लिए चाय लाई थी। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है, अपनी बदसूरत शक्ल लेकर सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर। मेरी गोरी और सुंदर बहू अनीता कहाँ है, जिसके कमरे में आते ही उजाला हो जाए? माँ जी, वो भैया के साथ रोहन के स्कूल गई हैं, इसलिए मैं चाय ले आई। अब ये चाय भी अपने रंग जैसी काली बना लाई है, देखो तो उल्टी आ जाए। काजल रोती हुई रसोई में चली जाती है। काजल बेटी, तुम इन लोगों की बातों को दिल पर मत लगाओ। ये लोग सिर्फ ऊपरी दिखावे में विश्वास रखते हैं। पता नहीं, गलती मेरी ही थी जो तुम्हें इस घर में ले आया। रोशनलाल दुखी मन से वहाँ से चला जाता है। एक दिन बाद अनीता के बेटे रोहन का जन्मदिन था। सभी मेहमान आए हुए थे। अनीता ने घर में ही बड़ी पार्टी का इंतजाम किया था। अरे अनीता, सब लोग रोशन के केक काटने का इंतजार कर रहे हैं भाई। रोहन बेटा, चलो केक काटो। रुकिए भैया, मैं अपना कैमरा ले आऊं फैमिली फोटो के लिए।
काजल, फोटोज में थोड़ा पीछे रहना। वैसे तुम फ्रेम में ना ही आओ तो बेहतर है। अरे अनीता बहू, कैसी बच्चों सी बातें करती हो। सारी यादगार फोटो मेरे पोते की खराब करवानी है इस काली शक्ल को बीच में दिखाकर। अखिल चल मेरे पोते की फोटो ले। आ मेरे लाल, दादी के साथ फोटो खिंचवाएगा। सब लोग फैमिली फोटो खिंचवाने लगते हैं, पर काजल को कोई भी फोटो के बीच में नहीं लेता। तभी अब अखिल, एक फोटो मेरी और काजल बहू की भी खींच। आखिर शादी के बाद ये इसका घर में पहला फंक्शन है। अखिल मुंह बनाकर अपने पिता और काजल की फोटो लेता है। गोरी बहू काली बहू के बीच का भेदभाव रोशन लाल को साफ दिखाई दे रहा था। एक दिन, शोभा, सारी तैयारी कर ली तुमने? कल सुबह ही हम सबको वैष्णो देवी यात्रा पर निकलना है। मैंने और अनीता ने कर ली है सारी तैयारी, पर अपने आप को हूर की परी समझने वाली काजल बहू से पूछ लो। उधर अनीता और अखिल काजल से छुटकारा पाने की अपनी ही तरकीब लगा रहे थे। भाभी, उस काली सूरत के साथ रहना एक एक दिन मुझे भारी पड़ रहा है, और पिताजी ने ये वैष्णो देवी जाने का प्रोग्राम और बना लिया। अरे देवर जी, मैंने सब सोच लिया है। यात्रा के दौरान दुर्घटना हुई, एक महिला का पैर फिसला और वो खाई में गिर गई। लाश का कुछ अता पता नहीं। ऐसी कितनी खबरें रोजाना सुनने और देखने को मिलती हैं, तो समझ गए ना हमें क्या करना है। पर ये सब आप करोगी कैसे? बस देखते जाओ देवर जी, आप मेरे इशारों को समझते रहना और काम हो भी जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अनीता और अखिल काजल को मारने का प्लान बना चुके थे। अगले दिन सब वैष्णो देवी की यात्रा के लिए निकलते हैं। सब मिलकर वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। अरे काजल बहू, तुमने पैरों में चप्पल नहीं पहनी? पिताजी, मैं नंगे पांव ही माता रानी के वैष्णो धाम की यात्रा करूंगी। बाकी सब लोग मुंह बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। चढ़ाई पर चलते चलते रोशन लाल और शोभा पालकी में बैठ जाते हैं। सुधीर और अखिल तेज चलते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुधीर, आप और देवर जी आगे चलते रहिए। मैं थोड़ा थक गई हूँ, आराम आराम से आऊंगी। काजल, मेरे साथ साथ ही चलना। ठीक है भाभी, मैं आपके साथ ही चलूंगी। मैं भी पापा और चाचू के साथ आगे चलूंगा। पापा रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रोहन रुको, पापा आगे चले गए हैं। अरे भागो मत बेटा, गिर जाओगे। भाभी, मैं रोहन को बुलाती हूँ। इतनी देर में भागते हुए रोहन का जूता फिसल जाता है और वो खाई की तरफ गिरने लगता है। रोहन, मेरा बच्चा। काजल रोहन का हाथ पकड़ लेती है और उसे ऊपर खींचने लगती है। काजल, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरा बेटा। घबराओ मत रोहन, मेरा हाथ पकड़े रहना बेटा। काजल रोहन को ऊपर खींच लेती है। रोहन घबराया हुआ काजल से लिपट जाता है। इतनी देर में अनीता की आवाज सुनकर सुधीर और अखिल भी आ जाते हैं। मेरा बच्चा, मेरा रोहन। रोहन, तुम ठीक हो ना बेटा? सुधीर, आज काजल न होती तो पता नहीं मैं अपने बेटे को खो देती। काजल, तुमने आज मेरे रोहन को खाई में गिरने से बचा लिया। हम सब ने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, पर तुम बहुत अच्छी हो काजल, मुझे माफ कर दो। भाभी, रोना बंद करो, आप मेरी बड़ी बहन जैसे हो, फिर आपकी किसी बात का भला मैं बुरा क्यों मानने लगी। ये सब देखकर अनिल का भी सिर शर्म से झुक जाता है। अखिल और अनीता जानते थे कि वो क्या पाप करने की सोच लेकर ऐसे पवित्र स्थान पर आए थे। सब मिलकर भवन पर पहुंचते हैं। शोभा और रोशन लाल को सारी बात पता चलती है। काजल, मुझे भी माफ कर दे बहू। आज माँ के दरबार के सामने मैं तेरे से अपने बुरे व्यवहार की माफी मांगती हूँ। अखिल काजल के साथ मिलकर माँ के दर्शन करता है। काजल की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज माँ की कृपा से उसे अपना परिवार मिल गया था और गोरी काली बहू का भेद दिलों से मिट गया था। मनोरमा के पति का जवानी में ही देहांत हो गया था। मनोरमा ने अकेले ही अपने बेटे रमन को पाल पोस कर बड़ा किया था। रमन की सारी पढ़ाई का खर्चा उसने अकेले ही उठाया था। रमन की नौकरी लगने के बाद उसने उसके लिए एक सुंदर सुशील कन्या देखकर उसकी शादी करा दी थी। रमन शहर में रहकर जॉब करता था। उसकी पत्नी शालिनी और माँ मनोरमा गांव में ही रहते थे। अरे ओ शालिनी, शालिनी कहाँ मर गई? क्या हुआ मम्मी जी? क्या हुआ? वे सब छोड़ो, ये बताओ कि बिजली का बिल इतना ज्यादा कैसे आ रहा है? तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है? इतना महंगाई बढ़ा हुआ है, ऊपर से इतना बिजली का बिल। मम्मी जी, लेकिन ये तो पिछले महीने से भी कम है। तो तुम क्या चाहती हो?
बिजली का बिल देने में हम अपना घर बार बेच दें। आज के बाद कितनी भी गर्मी हो, घर में एक ही पंखा चलेगा। मई का महीना था। शालिनी का दिन भर काम कर गर्मी से बुरा हाल हो जाता था, लेकिन मनोरमा सिर्फ अपने कमरे में पंखा चलाकर बैठ जाती थी। और जब शालिनी उस कमरे में जाती तो उसे सोना है ये कहकर उसे कमरे से बाहर कर देती। एक दिन जब शालिनी अपने आंगन में काम कर रही थी, तभी एक चूड़ी वाला अपने ठेले पर चूड़ी बेचता हुआ वहाँ आया। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। शालिनी को बचपन से ही रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक था। चूड़ी वाले को देख खुद को वो रोक नहीं पाई और उसे आवाज दे दी, ए चूड़ी वाले भैया, रंग बिरंगी चूड़ियाँ दिखा देना। ये लीजिए मैडम, एकदम नए डिजाइन की सुंदर चूड़ियाँ हैं, बहुत ही सस्ते दाम पर। शालिनी को चूड़ियाँ बहुत पसंद आती है। तभी वहाँ मनोरमा आ जाती है। क्यों री, तुमको समझ नाम की कोई चीज नहीं है क्या? यहाँ महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और तुम्हें नई चूड़ियाँ पहननी है। मम्मी जी, मेरी सारी चूड़ियाँ घर के काम काज करने में टूट गई हैं। एक भी अच्छी चूड़ियाँ नहीं बची मेरे पास। वैसे भी तुम चूड़ियाँ पहनकर कौन सा विदेश जा रही हो? चलो चूड़ी वाले भैया, यहाँ से आगे निकल जाओ। ले लेने दीजिए ना ये चूड़ियाँ, इन पर बहुत जचेगी। क्यों रे, अब तू हमारे बीच में बोलेगा? रहने दीजिए भैया, मुझे चूड़ी नहीं चाहिए। इतना कहकर शालिनी उदास होकर अपने कमरे में जाने लगती है और मनोरमा भी वहाँ पर चली जाती है। तभी चूड़ी वाला वे चूड़ी शालिनी की खिड़की पर रख वहाँ से चला जाता है। मनोरमा खिड़की पर चूड़ी रखा देख उसे अपने पास रख लेती है। कुछ दिनों बाद शालिनी की माँ आती है। क्या बात है शालिनी, तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। क्या बताऊं माँ, मेरी सास इतनी कंजूस है कि बाजार में जो सबसे सस्ती सब्जी मिलती है वही हमारे घर में बनती है। तभी वहाँ मनोरमा जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, यहाँ के साग सब्जियों से इतनी ही दिक्कत है तो अपनी बेटी को खिलाने के लिए सब्जी लेकर आती अपने गांव से। बहन जी, मैं अपने खेत की सब्जियाँ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ये सब्जियाँ ये तो कई दिनों से बासी लग रही है, पर कोई बात नहीं, अब आप लेकर ही आई है तो हम रख लेते हैं। मनोरमा सब्जियों की टोकरी लेकर रसोई में चली जाती है और ताजे लाल टमाटर को खाने लगती है। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम्हें इस घर में ब्याह कर। अब यही मेरा घर है माँ, मैं ठीक हूँ। रेखा अपनी बेटी का ससुराल में हालत देख बहुत चिंता में पड़ गई थी, लेकिन शालिनी के कहने पर वे वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों बाद भीषण गर्मी के कारण शालिनी बेहोश हो जाती है। मनोरमा शालिनी की हालत देख तुरंत डॉक्टर को बुलाती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है इसको? गर्मी के कारण शरीर में पानी की कमी हो गई है, पानी चढ़ाना होगा। यह कुछ दवाइयाँ हैं, देते रहिए। डॉक्टर साहब, इन दवाइयों की कीमत क्या होगी? ज्यादा नहीं, यही कुछ 500-800 रुपए होंगे। डॉक्टर साहब, अब आप जा सकते हैं। डॉक्टर के जाते ही मनोरमा दवाई की पर्ची फाड़ कर फेंक देती है। छोटी मोटी सर्दी जुकाम के 500-1000 रुपए, ऐसे ही घरेलू उपचार से ठीक हो जाएगा। पानी तो लोग ऐसे भी पीते हैं ना। मनोरमा शालिनी को ज्यादा पानी पिलाने लगी और घरेलू उपचार भी करने लगी। ऐसे ही 2 दिन बीत गए, लेकिन शालिनी की तबीयत पर कोई असर नहीं पड़ा। मम्मी जी, आप मेरी माँ को बुला लीजिए या मेरे पति को बुला दीजिए, वरना मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी मर जाऊंगी। तुम्हें मेरा इलाज पसंद नहीं तो मैं तेरी माँ को बुला देती हूँ। मनोरमा फोन कर रेखा को बुला लेती है। रेखा शालिनी को अपने साथ लेकर चली जाती है और वहाँ उसका अच्छे डॉक्टर से उपचार करती है। एक दिन रेखा मनोरमा के घर आती है। हाय रे, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तेरे घर में अपनी बेटी को बहू बनाकर भेजा। तेरी वजह से उसकी जान चली गई। क्या? शालिनी की जान चली गई? हाँ, तेरी कंजूसी की वजह से
उसका सही वक्त पर इलाज ना हो पाया। मैं नहीं चाहती कि तेरा साया भी उस पर पड़े, वरना तुम मेरी बेटी के शव के ऊपर चढ़े फूलों की भी कीमत लगाने लगोगी। मनोरमा वहीं रोने लगती है और खुद को कोसने लगती है। हाय, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मेरी कंजूसी के कारण बेचारी मेरी बहू की जान चली गई है। मैं आपसे कंजूसी नहीं करूंगी। तभी शालिनी वहां जाती है। शालिनी को देख मनोरमा की खुशी का ठिकाना नहीं होता और वो उसे गले से लगा लेती है। मम्मी जी, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन कंजूसी नहीं करनी चाहिए। बेटा, मैं अब से कभी भी कंजूसी नहीं करूंगी। हमें आपको यही समझाने के लिए ये नाटक करना पड़ा। मनोरमा ने कंजूसी छोड़ दी और सभी खुशी खुशी रहने लगे।